हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल एंड कैलेंडर प्लस। तो आज की वीडियो में आरसीसी के कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं बल्कि हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और हम चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 3 तक, या फिर जो भी आप डिजाइनिंग पोर्शन पढ़ते हैं, जो इनिशियल स्टेज में जो भी न्यूमेरिकल्स को देखते हैं, जो भी क्वेश्चंस को देखते हैं, हम उनका डिस्कशन करेंगे और सभी क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। और क्या करेंगे हम इसमें कि हमने प्रीवियस अपने आरसीसी के लेक्चर्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हमने पहले पार्ट में बीम की डिज़ाइनिंग नहीं बल्कि हमने बेसिक्स ऑफ आरसीसी और साथ ही साथ हमने टॉरिजन को भी लिया था, और जो भी चीज़ें होती हैं स्टार्टिंग का पार्ट हमने कवर किया था, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जो हमने पार्ट 2 में लिया था वो आप फिर से देख सकते हैं। पार्ट 3 में हमने प्रेस्टेशन को कवर किया था, देख सकते हैं आप क्या दिख रहा है। और फिर क्या है, आज का ये अपना जो लेक्चर रहेगा इसका मोटो है एग्ज़ाम्स को चुनौती। ओके, एग्ज़ाम्स को चुनौती है इस टॉपिक के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से एग्ज़ाम्स को चुनौती है। और साथ ही साथ एग्ज़ाम्स को चुनौती है अगर आप इस लेक्चर को देख लेते हैं तो क्या होगा कि आरसीसी में अगर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा, अगर बेसिक टाइप का, बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के एडवांस कॉन्सेप्ट तक, ज़्यादा एडवांस नहीं बल्कि एसएससी, जेई, एई, जो असिस्टेंट इंजीनियर, जेई तक का एग्ज़ाम जो होता है, या फिर हम बात कर सकते हैं ईएस और गेट। ओके, ईएस में हो सकता है कि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाए कि आप इस लेक्चर को देखने ईएस के क्वेश्चन को ना बना पाए, लेकिन बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है, आप उसको बहुत ही अच्छी तरह से डील कर पाएंगे और गेट के क्वेश्चंस को भी आप डील कर पाएंगे। तो ये इसका टॉपिक है, इसका मोटो रहेगा एग्ज़ाम्स को चुनौती। तो देखिए लेक्चर को लास्ट तक और मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। ओके, पहला क्वेश्चन है द टोटल कंप्रेसिव फोर्स ऑफ द टाइम ऑफ फेल्योर। टोटल कंप्रेसिव फोर्स एट द टाइम ऑफ फेल्योर ऑफ द कंक्रीट बीम सेक्शन of width B without considering the partial factor of safety of the material। तो देखिए हमने क्या किया, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कंसीडर नहीं किया है। बीम का जो सेक्शन है उसकी विड्थ है B। ओके, तो यहाँ पर क्या पूछा, टोटल कंप्रेसिव फोर्स एट द टाइम ऑफ फेल्योर। तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स क्या होगा इस सिचुएशन में। तो वैसे तो कंप्रेसिव फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो 0.36 FC के B इंटू XU हम लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अपना ये फार्मूला नहीं होने वाला। क्या फार्मूला होगा टोटल कंप्रेसिव फोर्स, हम यहाँ पर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट नहीं, कंसीडर नहीं करेंगे। तो देखिए बीम का सेक्शन अपना ये है, ये कुछ इसकी डेप्थ है, और ये देखिए इसका सेक्शन है B, विड्थ है B, और विड्थ तक अगर हम बात करेंगे तो इफेक्टिव डेप्थ हमें मिलेगा D। तो देखिए आप इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाने की कोशिश करिए। तो स्ट्रेस डायग्राम अगर हम यहाँ पर बनाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आपका वही उसी टाइप का मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रेस हम देख रहे हैं ये है 0.67 FC के, बस हमें 0.67 FC के ही लेना है। हम जो वहाँ पर 0.446 FC के लेते थे, क्यों लेते थे कि हम इसमें पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से 1.5 से डिवाइड कर देते थे, लेकिन हमें यहाँ पर डिवाइड नहीं करना है, हमें ये पूरी वैल्यू लेनी है। और पूरी वैल्यू लेने के बाद जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर 3/7 ऊपर वाले पोर्शन में और नीचे वाले पोर्शन में 4/7 XU होता था, और नीचे जो अपना है 0.87 FY/AST होता था, ये टेंसाइल, टोटल टेंसाइल फोर्स। और यहाँ पर हमें ये देखिए कुछ आपको कुछ ये इस टाइप का सेक्शन मिल जाएगा, ये पैराबोलिक रहेगा, इस टाइप का आपको सेक्शन मिलेगा। इसका कंप्रेसिव फोर्स C1, इसका कंप्रेसिव फोर्स C2, और इसका भी आपको ये कुछ फोर्स 0.67 FC के मिल रहा है। और ये वैल्यू अगर इसकी विड्थ की बात करें तो ये हो जाएगा B, और ये 3/7 XU आपको मिल पा रहा है। तो देखिए आपको क्या करना है, टोटल कंप्रेसिव फोर्स मतलब स्ट्रेस इनटू द स्ट्रेस लेना है, ठीक है। फोर्स के लिए क्या करना है, स्ट्रेस लेना, कंप्रेसिव स्ट्रेस लेना है इनटू उसका एरिया लेना है। तो देखिए यहाँ पर, या फिर ये बोल सकते हैं एरिया ऑफ स्ट्रेस। एरिया ऑफ स्ट्रेस आपको नहीं बोलना है डायरेक्ट, आप क्या जानते हैं, फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, सिग्मा इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इनटू एरिया। तो सिग्मा
तो स्ट्रेस वहाँ पर 0.67 FC के, तो 3/7 क्योंकि वहाँ पर रेक्टेंगल की बात कर रहे थे तो ये डेप्थ हो जाएगी और ये विड्थ हो जाएगी B। ओके, अब क्या करना है हमको, वहाँ पर पैराबोला की जब बात आ गई है तो 0.67 FC के अपना यही है। अब जब हम यहाँ पर पैराबोला की बात करेंगे दोस्त, तो पैराबोला का एरिया भाई कैसे कैलकुलेट होता है। पैराबोला का एरिया जो ये होता है ना, जो हम इस एरिया की बात करते हैं तो ये होता है 2/3 ऑफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये 2/3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो 2/3 हमने ये कर दिया रेक्टेंगल का एरिया भाई वही 4/7 x, दिस इज द डेप्थ और दिस इज द डीप विड्थ। तो आपने ये कर दिया है। अब देखिए आपने इसका फोर्स और इसका फोर्स दोनों को ले लेना है और दोनों को क्या कर देना भाई, दोनों को जोड़ लेना। तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.542 FC के B इंटू XU। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोर स्लैब ऑफ थिकनेस T इज कास्ट monolithically transverse to the rectangle continuous beam of span L and width B if the distance between two consecutive points of the contraflexure is the L0, the effective width of compression flange at the continuous support is। ये देखिए फ्लोर स्लैब की हम बात कर रहे हैं, मोनोलिथिकली ये कुछ है कि किया गया है, कास्टिंग करी गई है। थिकनेस की अगर स्लैब की थिकनेस की बात करते हैं वो है T, रेक्टेंगुलर कंटिन्यूस बीम ऑफ स्पान L एंड द विड्थ B। तो इस सिचुएशन में आप यहाँ पर कुछ देख सकते हैं भाई कि ये कोई स्लैब थी और इसमें कुछ इस बीम को मोनोलिथिकली क्या किया गया है, कास्ट किया गया। तो आपको ये देखने में कुछ T टाइप का लग रहा है। तो भाई T स्लैब था, उसमें इफेक्टिव विड्थ ऑफ द कंप्रेशन फ्लेंज का फार्मूला क्या हुआ करता था। इफेक्टिव विड्थ का फार्मूला होता था आपका B + 6 × T + L0/6। और अगर हम बात करते थे L फ्लेंज जब हुआ करती थी, L टाइप की फ्लेंज, तो वहाँ पर VF का फार्मूला क्या हुआ करता था, B + जहाँ पर 6T था वहाँ पर 3T कर देते थे और यहाँ पर L0/6 था तो यहाँ पर L0/12 कर देते, मतलब उसका आधा हुआ करता था। तो चलिए हम बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले हम यहाँ पर कुछ ये देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 के अकॉर्डिंग ये जो है इफेक्टिव विड्थ ऑफ द कंप्रेशन फ्लेंज का फार्मूला कुछ ये मिल पा रहा है हमको। तो आप जानते होंगे कि RCC के लिए जो हम कोड इस्तेमाल करते हैं वो है IS 456 2000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, reinforced concrete member is subjected to the combined action of the compressive axial force and bending moment if the AC is the least compressive strain in the member and the Fy is the yield stress of the steel and E is the modulus of elasticity of the steel and the maximum permissible compressive strain in the concrete member will be। देखो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेन इन द कंक्रीट मेंबर, तो आपको कुछ इसका फार्मूला ये मिलेगा। तो कंप्रेसिव स्ट्रेन की अगर हम बात करते हैं, अगर हम टेंसाइल स्ट्रेन की बात करते थे, स्ट्रेन इन द टेंसाइल जोन की अगर बात करें तो वहाँ पर फार्मूला मिलेगा 0.2% स्ट्रेन प्लस Fy नहीं, आप बोल सकते हैं 0.87 Fy/ES, कुछ ये बोल सकते हैं। ओके, तो ये टेंशन जोन में है। कंप्रेशन जोन की अगर बात करें तो 0.0035 - 75.75। ओके, कंप्रेसिव स्ट्रेन, कुछ ये फार्मूला आपको मिल पा रहा था। देखिए अकॉर्डिंग टू द क्लॉज IS 456 2000 द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन at the highly compressed stream fiber in the concrete subjected to the axial compression in the bending and when there is no tension on the section shall be 0.0035 - 75 times of the strain in the least compressed stream fiber। okay, 0.0035 - 0.75 टाइम्स स्ट्रेन एट द लीस्ट कंप्रेस्ड एक्सट्रीम फाइबर। ओके, कहने का मतलब कुछ ये, अगर आपको इस टाइप का ऑप्शन मिल जाता है तो आपको क्लिक कर देना है, ये आपको क्लिक कर देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक assumptions of the plane section normal to the neutral axis before the bending remaining plane and the normal to the neutral axis after the bending
leads to the uniform strain over the beam cross section, uniform stress over the beam cross section, linear varying strain over the cross section। तो यहाँ पर आपको मिलेगा भाई यूनिफॉर्म नहीं भाई, लीनियरली वेरिंग स्ट्रेन ओवर द क्रॉस सेक्शन। ऑप्शन सी इज करेक्ट है यार। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। द इफेक्टिव विड्थ ऑफ द रीइंफोर्स्ड कंक्रीट टी बीम फ्लेंज अंडर द कंप्रेशन अकॉर्डिंग टू द IS 45 1978 given the I0 is the distance between the adjacent zero movement points, B is the breadth of the rib and D is the thickness of flange। तो देखिए इस सिचुएशन में आपको फार्मूला कुछ यही मिलने वाला है, वो है ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। एन आइसोलेटेड टी बीम इज यूज्ड एज द बैक अवे, द टी बीम इज सिंपली सपोर्टेड with an effective span of the 6 meter and the effective width of flange for the cross section shown in the figure। इसके लिए भाई effective width of flange क्या होगी भाई, आप देख सकते हैं क्रॉस सेक्शन। तो देखिए आपको क्या करना है, अब आपने जो भी फार्मूला भी जो आपने 2-3 बार पढ़ा है, अब आपको उसको इम्प्लीमेंट करने का समय आ चुका है। तो बी एफ इक्वल टू हम क्या जानते थे, बी प्लस बी की वैल्यू क्या भाई, ये बी की वैल्यू है, बी प्लस 3 इंटू डी, 3 इंटू डी नहीं बल्कि यहाँ पे 6 इंटू डी, 6 इंटू डी की बात क्या करें 150। ओके, 3 की बात करें तो एल सेक्शन हो जाएगा, प्लस जो हमने स्पान की बात करी है उसका भाई 6। तो हमारा स्पान यहाँ पर कितना, पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 चक्का 90, तो यहाँ पर मिलेगा हमको 900 और 100 ये है, तो कितना हो जाएगा भाई 1900 हो जाएगा। ओके, ये 6 मीटर है, 6 मीटर को हम कुछ इस तरह से कर देंगे 6000, इधर हम डिवाइड बाई 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1000। ओके, वन सेकेंड कि हम यहाँ पर कुछ एक सेक्शन अगर आप वही फार्मूला लगा देंगे तो आप गलत हो जाएंगे। ओके, जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि आप कुछ 1100 प्लस और ये 6 इंटू 150 प्लस 6000 डिवाइड बाई 6 करेंगे तब क्या होगा, आप समझ सकते हैं ना क्या होगा, आप समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन को देख करके आपका आंसर गलत हो जाएगा। ओके, आपको क्या करना है, आपको पहले क्वेश्चन को सही तरह से पढ़ लेना है कि आइसोलेटेड टी बीम। तो आइसोलेटेड टी बीम का फार्मूला, आइसोलेटेड टी बीम का फार्मूला आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं, L0 अपान बी प्लस 4 प्लस BW। ओके, BW की वैल्यू कितनी है भाई, BW की वैल्यू है 300। कोई बात नहीं, हम पहले L0/6, ओके L0/6 नहीं L0/B प्लस 4 करना है। तो L0 की वैल्यू कितनी है भाई 6000 बटे कुछ इतना प्लस 4, 0 0 जाएगा 10 हो जाएगा यहाँ पर, और आप यहाँ पर 6000 इसको करेंगे बटे 10 आपका ये आएगा। तो यहाँ से देखेंगे 600 आएगा, तो 600 में जैसे ही आप 300 से जोड़ेंगे, 300 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट रहेगा। तो आपको एक फार्मूला यहाँ पर देखना है कि भाई इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज फॉर द आइसोलेटेड टी बीम के लिए ये फार्मूला लगाना है, वो थी मोनोलिथिकली कॉस्ट बीम। ओके, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज डिफाइंड एज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन द 10% ऑफ रिजल्ट्स फेल, 5% ऑफ रिजल्ट्स फेल, 5% ऑफ रिजल्ट्स फेल। कुछ भी आपको नहीं यहाँ पर माइंड लगाना है, डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक कर देना। मैक्सिमम स्ट्रेन at the level of compression steel for the rectangular section having the effective cover of the compression steel as the D dash and the neutral axis depth from the compression phase as XU is। तो इस सिचुएशन में आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, तो इस सिचुएशन में आपको जो फार्मूला लगाना है उसके लिए आपको ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है और आपको यहाँ पर आंसर सी क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। ओके, तो देखिए आंसर को हम क्लिक करेंगे उससे पहले
हम पूरा प्रोसीजर देख लेते हैं कि हम अल्टीमेट स्ट्रेन इन कंप्रेशन जोन हम इसको कैसे करते हैं। ओके, तो देखिए दोस्त, ये आपका डबली रीइंफोर्स सेक्शन है। यहाँ पर आपने कुछ कंप्रेशन स्टील दिया, यहाँ पर आपने टेंसाइल स्टील दिया है। ओके, और आप यहाँ पर कुछ ये देख सकते हैं, इसका ये न्यूट्रल एक्सेस गया और आपने इसका स्ट्रेन डायग्राम कुछ ये बनाया। ऊपर का जो स्ट्रेन है वो आपका 0.0035 है और ये नीचे आपका डी डेस है, आपका कवर है। और कवर के नीचे जैसे आप आएंगे इस जगह पे आपको क्या मिलेगा, इस जगह पर आपको मिलेगा कंप्रेसिव स्ट्रेन इन द कंप्रेशन स्टील। तो देखिए अब आपको क्या करना है, अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो आपको कुछ एक ट्रायंगल ये मिल पा रहा है और एक ट्रायंगल कुछ ये मिल पा रहा है। तो अगर आप ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर जो भी वैल्यू मिलेगी वो आपको एक्स यू मिलेगी, और इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर मिलेगा एक्स यू माइनस डी डेस। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो देखिए जियोमेट्री के अकॉर्डिंग तो ई सी यू अपान आपको इसके लिए ट्रायंगल कौन सा है, एक्स यू, और आपको ई सी सी की अगर बात करें तो इसके लिए आपको क्या मिलेगा, एक्स यू माइनस डी डेस। ओके, अब आपको ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, आपको ई सी सी कैलकुलेट करना है। तो आपको ई सी यू लिखना होगा और आपको क्या करना, एक्स माइनस डी डेस अपान आपको एक्स यहाँ पर कर देना। तो देखिए एक्स जाएगा तो क्या बचेगा। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं ई सी यू और आपको यहाँ पर बचेगा 1 माइनस डी डेस अपान एक्स यू। ओके, तो ई सी यू की वैल्यू कितनी है भाई, 0.0035 और यहाँ से आपको मिलेगा 1 माइनस डी डेस अपान एक्स यू। तो यहाँ से आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, यहाँ से आपको जो करेक्ट ऑप्शन मिलेगा वो है ऑप्शन ए, यहाँ पर करेक्ट रहेगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एज पर द प्रोविजन ऑफ IS 456/2000 द शॉर्ट टर्म मॉडुलस वेलोसिटी ऑफ द M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट न्यूटन पर m स्क्वायर कैन बी अज्यूम्ड बाय। तो देखिए हम क्या जानते हैं, शॉर्ट टर्म यंग मॉडुलस वेलोसिटी ऑफ द कंक्रीट इज इक्वल टू द 5000 रूट FCK। तो FCK की वैल्यू कितनी है, 25 है। तो 25 का अगर आप रूट निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो 5 की मल्टीप्लाई अगर 5000 में करें तो 25000 आपका आंसर आ सकता है, आ क्या सकता आएगा ही। ओके, अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेन इन द एक्सट्रीम फाइबर इन द कंक्रीट एंड इन द टेंशन रीइंफोर्समेंट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिमम स्ट्रेन पूछा है एक्सट्रीम फाइबर कंक्रीट में और टेंशन रीइंफोर्समेंट में। अगर स्टील का ग्रेड 415 है तब ई की वैल्यू कुछ इतनी दे रखी है, तब बैलेंस सेक्शन एट द लिमिट स्टेट ऑफ फ्लेक्सर आर रेस्पेक्टिवली। तो देखिए भाई मैक्सिमम स्ट्रेन इन एट द एक्सट्रीम फाइबर कंक्रीट की अगर बात करें तो 0.0035। ये आपको क्लिक करना है, पहले से आपको वो ऑप्शन क्लिक करना है जिनमें 0.0035 है, 0.002 वाला क्लिक ही नहीं करना है। ओके, अब आपको यहाँ पर क्या है भाई, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आपको मिल चुका है। ओके, अब मैक्सिमम स्ट्रेन किसमें, टेंशन रीइंफोर्समेंट में, तो वहाँ पर आपको मिलता है 0.002 प्लस 0.87। अब आपको करना FY की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है भाई 415 अपान ES की अगर बात करें तो इसकी वैल्यू दे रखी है 200। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको इससे इसको डिवाइड करना है और जो भी वैल्यू आएगी और आपका आंसर आएगा क्या, 0.0038 और 0.0035। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए ही करेक्ट है। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर ये पूरा का पूरा फार्मूला देख सकते हैं और ये प्रोसीजर देख सकते हैं। ओके, 200 नहीं, यहाँ पे 200 लेना है और 10³ भी लेना है। ओके, अगर आप केवल 200 ले लेंगे तो आप अपने आंसर को गलत क्लिक करके। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ द मॉडुलर रेशियो M = 230/3 सिग्मा CBC
where sigma CBC is the allowable stress in the bending compression in the concrete, but to what extent does the above value of M make any allowance of the creep for the concrete। तो यहाँ पर नो कंपनसेशन, फुल कंपनसेशन, पार्शियल कंपनसेशन या फिर टू आर अनरिलेटेड। तो यहाँ पर आपको पार्शियल कंपनसेशन वाला ऑप्शन करेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। For the avoiding the limit state of collapse, the safety of RC structures is checked for the appropriate combination of the dead load, imposed load, wind load, earthquake load. Which of following load combination is not considered? कौन सा लोड कॉम्बिनेशन है जो कंसीडर नहीं किया जाता? आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अर्थक्वेक लोड और विंड लोड को साथ साथ नहीं लिया जाता। अर्थक्वेक लोड और विंड लोड को साथ साथ नहीं लिया जाता। जो आपको ऐसा ऑप्शन मिल रहा है जिसमें अर्थक्वेक लोड और विंड लोड साथ साथ है, आपको उसी को क्लिक कर देना। ऑप्शन सी इज करेक्ट है यार। ओके, अब नेक्स्ट बात करेंगे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंक्रीट एज पर IS 456/2000। तो कंक्रीट के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो होता है 1.5, और अगर स्टील की बात करेंगे उसके लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है 1.15। ओके, अब नेक्स्ट बात करेंगे द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ M30 कंक्रीट एज पर IS 456/2000। तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, तो देखिए फ्लेक्सुरल की अगर बात करेंगे तो FCR = 0.7 रूट FC के होता है, रूट FC के होता है 0.7। तो 0.7 तो आपको लेना ही है, और रूट FC के की बात हमने करी है 30, तो 30 आपको ले लेना है, और जो भी वैल्यू मिलेगी उसको क्लिक कर देना, वो है 0.83 MPa। नेक्स्ट लिंक्ड क्वेश्चंस आपको यहाँ पर 2 मिल पा रहे हैं। एज्यूम द स्ट्रेट लाइन इंस्टेड ऑफ द पैराबोला फॉर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कंक्रीट इज गिवन बिलो द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। कंक्रीट के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है यहाँ पर भाई? सिचुएशन में 1 दे रखा है। तो भाई अब हमें यहाँ पर बताना है कि रेक्टेंगुलर अंडर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन ऑफ द 300 mm width and the 500 mm effective depth is reinforced with the 3 bars of grade Fe 415 each of the 16 mm diameter concrete mix with the M20। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द कंप्रेशन फाइबर, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द कंप्रेशन फाइबर हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो देखिए डायग्राम अपना ये दे रखा है कि ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कुछ इस तरह, इस सिचुएशन फैक्टर ऑफ सेफ्टी में 1 लेना है। तो देखिए FC के आपको ये मिल पा रहा है, ये इधर ये मिल पा रहा है 0.003 0.35% आपको ये यहाँ पर स्ट्रेन दे कि यहाँ पर 0.2% स्ट्रेन दे रखी है। तो चलिए बात करते हैं अपना सेक्शन क्या है। ये देखिए ये बीम का कुछ सेक्शन कुछ ये था, स्ट्रेन डायग्राम कुछ ये बनाते हैं, और स्ट्रेस डायग्राम इन्होंने कुछ ये बोला है। ओके, स्ट्रेस डायग्राम इन्होंने कुछ ये बोला है, और एक्चुअल में अपना 456/2000 के अकॉर्डिंग ये होता है कि यहाँ पर 0.85 होता है, वो तो इसमें भी होगा, और यहाँ पर कुछ ये होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लेते हैं कितना? 1.5। अगर आप 0.67 को 1.5 से डिवाइड करेंगे तब आपको वैल्यू मिलेगी, वो है 0.0046 0.446 FC के आपको ये वैल्यू मिलेगी। लेकिन हमने यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस सिचुएशन में क्या लिया? 1 लिया है, तो 0.67 FC के को 1 से डिवाइड करेंगे वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो चीज़ें हैं 0.0035/0.002। तो देखिए आपने यहाँ से कुछ ये किया है तो आपको 20/35 करना होगा। तो यहाँ से आपको 4/7 मिलेगा, एक तरफ 4/7 रहेगा, 4/7 XU रहेगा AB की वैल्यू, और BC की वैल्यू आपकी रहेगी 3/7 XU। तो AB की वैल्यू आप देख सकते हैं, AB इस चीज़ की वैल्यू 4/7 XU और इस चीज़ की वैल्यू 3/7 XU। ओके, आई होप ये भी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी।
ये तो हम पढ़ते ही थे। अब आपको क्या करना है, अब आपको डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करनी है। तो पहले तो आपको इस वाले सेक्शन को कंसीडर करना होगा। तो इस वाले सेक्शन को कंसीडर करने के लिए क्या भाई, टोटल कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू द टोटल टेंशन फोर्स। तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि टोटल कंप्रेसिव फोर्स कैलकुलेट करने का क्या तरीका है। तो पहले तो आपको टोटल कंप्रेसिव फोर्स कैलकुलेट करने के लिए कुछ ये चीज़ देखने को, यहाँ पर हमें क्या मिल पा रहा है, हमें यहाँ पर मिल रहा है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, हाँ हमें रेक्टेंगल मिल रहा है 0.67 FC के। ठीक है, और इनटू हम यहाँ पे बात करेंगे 3/7 XU। अब हम इस वाले सेक्शन की बात करेंगे तो 1/2 0.67 FC के इंटू 4/7। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो है शियर एंड टॉर्जन, जो हम पढ़ते हैं। ये डेवलपमेंट लेंथ से क्वेश्चन बिलोंग करता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। इफ़ द फाई नॉमिनल डायमीटर ऑफ द रीइंफोर्सिंग बार FS कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द बार एंड FVD द डिजाइन बॉन्ड शियर स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट, द एंकरज लेंथ इज LA ऑफ स्ट्रेट बार इन द कंप्रेशन इज इक्वल टू। तो देखिए हमने क्या फार्मूला पढ़ा था डेवलपमेंट लेंथ का, इसने एंकरेज लेंथ को बोल दिया LA, तो हम इसे LA बोल देंगे। वैसे तो हम फार्मूला पढ़ते हैं LD इक्वल टू सिग्मा फाई अपान 4 टाउ BD। ओके, तो यहाँ पर हम ये नहीं बोलेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, 4 टाउ BD हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर केवल BD बोला है, FVD यहाँ पर ये कुछ इतना 2 है, ये पाई है, यहाँ पर है 4 फाई इज द डायमीटर ऑफ बार एंड FS अपान 4 टाउ BD। हमें ये वाला फार्मूला क्लिक करना होगा। FS इज द कंप्रेसिव स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू reinforced कंक्रीट डिज़ाइन एंड द आइडेंटिफाई वेदर दे आर ट्रू और द फॉल्स। तो देखिए आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो आप देख सकते हैं, कर्टेलमेंट ऑफ द बार इन द फ्लेक्सुरल टेंशन जोन इन द बीम रिड्यूस द शियर स्ट्रेंथ एट द कट ऑफ लोकेशन। जो हम बार्स का कर्टेलमेंट करते हैं, ओके, तो देखिए हम बार्स का कर्टेलमेंट कर रहे हैं इन द फ्लेक्सुरल टेंशन जोन में, बीम में, तो रिड्यूस, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर हम रिड्यूस कर दे रहे हैं तो इससे क्या होगा, द शियर स्ट्रेंथ एट कट ऑफ लोकेशन। तो ये करने से क्या होगा कि शियर स्ट्रेंथ कट ऑफ लोकेशन में क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्या अगर हम बार्स का कर्टेलमेंट कर दें तो ये ट्रू है भाई, रिड्यूस हो जाएगा शियर स्ट्रेंथ। व्हेन द रेक्टेंगुलर कॉलम सेक्शन इज सब्जेक्ट टू द बाई एक्सियल कंप्रेशन द न्यूट्रल एक्सिस विल बी पैरेलल टू द रिजल्टेंट एक्सिस ऑफ बेंडिंग। तो देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन एक कॉलम रेक्टेंगुलर कॉलम सेक्शन है, अगर ये सब्जेक्टेड, देखिए कुछ इस टाइप का कॉलम सेक्शन इसने बताया और ये इसेंट्रिक लोडिंग इसमें आ रहा है, तो न्यूट्रल एक्सिस विल बी पैरेलल टू द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ बेंडिंग। ओके, तो न्यूट्रल एक्सिस जो बेंडिंग की होती है और जो कॉलम की न्यूट्रल एक्सिस होगी वो दोनों क्या पैरेलल होंगी, बट ऐसा नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हमें मिलेगा क्या स्टेटमेंट, ये फॉल्स स्टेटमेंट है और पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू है। अगर कर्टेलमेंट ऑफ बार करते हैं तो वहाँ पे शियर स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है। तो देखिए ये सेक्शन आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है यहाँ पर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। ओके, अपना अगला क्वेश्चन है, एट द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एन RC बीम, जो रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम होती है, सब्जेक्टेड टू द फ्लेक्सुरल मूवमेंट, आप देख सकते हैं फ्लेक्सुरल को हम बोल सकते हैं बेंडिंग मोमेंट 200 किलो न्यूटन मीटर, शियर फोर्स 200 किलो न्यूटन और टॉर्क आपको दे रखा 9 किलो न्यूटन मीटर। बीम इज 300 mm वाइड एंड ग्रॉस डेप्थ आप इसकी देख सकते हैं 425 mm एंड इफेक्टिव कवर इसमें दे रखा है 25 mm। इक्विवेलेंट नॉमिनल शियर स्ट्रेस as calculated by using the design code turns out to be lesser than the design shear strength of concrete।
ओके, तो उसने ये सब बोल दिया। और आपको ऊपर क्या देखने को मिल रहा है, डेटा ये जो रहेगा कॉमन रहेगा क्वेश्चन 2.3 और 2.4 के लिए। तो देखते हैं ये अपना क्वेश्चन क्या है। पहला इसने क्वेश्चन क्या बोला, इक्विवेलेंट शियर फोर्स हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है भाई, इक्विवेलेंट शियर फोर्स कैलकुलेट करना है। दूसरा क्या है, इक्विवेलेंट फ्लेक्सुरल मोमेंट या बेंडिंग मोमेंट हमें कैलकुलेट करना है फॉर द डिजाइनिंग द लॉन्गिट्यूडनल टेंशन स्टील। तो देखिए डिज़ाइन हमें इक्विवेलेंट शियर फोर्स कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है। ओके, आप देख सकते हैं भाई बी इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है। पहले तो आपको शियर फोर्स बोल लेना होगा, प्लस 1.6 से मल्टीप्लाई कराइए, ऊपर टी लीजिए नीचे बी लीजिए। तो देखिए ऊपर से हमें शियर फोर्स कितना दे रखा था, आप देख सकते हैं 20 किलोन्यूटन शियर फोर्स दे रखा था। चलिए 20 कर दिया हमने, प्लस 1.6 हमने कर दिया। ऊपर टॉर्जन लेना है, नीचे विड्थ ऑफ बीम लेना है। तो टॉर्जन कितना है भाई, टॉर्क ऊपर कितना दे रखा है 9 किलोन्यूटन पर मीटर। किलोन्यूटन को न्यूटन में लाइए, 9000 करिए अपान, आप इसको लाइए जो आपको दे रखा है नीचे। ओके, ये आपका 20 किलोन्यूटन में ही, तो आपको इसको किलोन्यूटन में ही रहने देना है। और अपन बीम की अगर बात करेंगे, ये कितनी वाइड है 300 mm वाइड है। तो 300 को आप मीटर में लाइए, 0.3 इसको करिए। ओके, तो देखिए फिर से हम इसको एक बार लिख रहे हैं, ये 20 आ जाएगा, प्लस 1.6 आपका ये चल रहा है, ऊपर 9 है और नीचे 0.3 है। तो पॉइंट यहाँ से हटाइए, इधर 10 बढ़ाइए और 3 से जब आप इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, तो यहाँ पर आपका 30 हो जाएगा। 30 में आप 1.6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 30 में आप इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप इधर से कुछ ये करिए, यहाँ से ये 16 3 48, तो 20 में आप 48 जैसे ही जोड़ेंगे 48 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा किलोन्यूटन। तो आपका जो इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट है, नहीं इक्विवेलेंट जो आपका इक्विवेलेंट शियर फोर्स है वो हो जाएगा 68। तो आप यहाँ से ऑप्शन देख सकते हैं 68 इक्विवेलेंट शियर फोर्स आपका यहाँ पर मिल चुका है। तो चलिए हम इक्विवेलेंट फ्लेक्सुरल मोमेंट की बात कर लेते हैं। तो फ्लेक्सुरल मोमेंट का फार्मूला भी आपको आई होप पता होगा, नहीं पता है तो आप ये फार्मूला देख लीजिए। मोमेंट इक्विवेलेंट इक्वल टू जो है मोमेंट दे रखा है प्लस टी अपान 1.7, ओके, 1 प्लस डी अपान बी। ओके, अब देखिए हम गिवन डेटा की तरफ चलते हैं। तो देखिए बेंडिंग मोमेंट हमें यहाँ पर कितना दे रखा है, ठीक है। तो देखिए 200 हमें दे रखा है, प्लस टी हमें दे रखा है 9 किलोन्यूटन अपान 1.7 हमें यहाँ पर ये करना है, और इनटू क्या करना है 1 प्लस डी अपान बी। डी हमें दे रखा है 425, और अगर बी की बात करेंगे वो दे रखा है 300। अब हमें इसको सॉल्व करना है अच्छी तरह से, ठीक है। जब हम इसको काट पीट करके जो भी लाएंगे, यहाँ से भी 1 बनेगा और यहाँ से भी जब आप इसको डिवाइड करके लाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 प्लस 425/300 को हमने इधर से किया है, और इधर हमने इसको जो कुछ भी किया है तो अपना ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12.79। तो 12.79 को 200 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 212.79 किलोन्यूटन मीटर। तो हम इसको 213 बोल सकते हैं। तो यहाँ से अपना ऑप्शन करेक्ट रहेगा, वो है ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर। तो यहाँ पर आपने देखा है कि इक्विवेलेंट शियर फोर्स और इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। तो आपको ये दोनों फार्मूले याद कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम ऑफ द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्रीथ 230 mm and the effective depth is 400 mm is subjected to the maximum factored shear force of 120 kilonewton. Grade of concrete main steel and strips steel are M20, Fe 415 and Fe 250, okay, respectively.
For the area main steel provided the design shear strength tau c as per IS 456-2000 is 0.48 Newton per mm square. Beam designed for the collapse limit state. बीम जो डिज़ाइन की गई है वो की गई है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है स्पेसिंग ऑफ 2 लेग्ड 8 mm स्ट्रप्स टू प्रोवाइडेड इज। तो स्पेसिंग हमें इसमें पूछा है कि मिनिमम स्पेसिंग क्या होगी 2 लेग्ड स्ट्रप्स को अगर हम यूज करें। दूसरा क्वेश्चन है इन द एडिशन बीम इज सब्जेक्टेड टू द टॉर्क हुज फैक्टर्ड वैल्यू इज 10.9 किलोन्यूटन मीटर। द स्ट्रप्स हैव टू प्रोवाइडेड टू कैरी द शियर फोर्स इक्वल टू। तो हमें इसको शियर फोर्स कैलकुलेट करना है जिसके लिए हमें स्ट्रप्स डालने हैं। ओके, तो देखिए पहले हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है कि मिनिमम स्पेसिंग क्या होगी 2 लेग्ड 8 mm स्ट्रप्स हैं। तो आप यहाँ पर गिवन डेटा देख सकते हैं। बीम का सेक्शन है, ये देखिए बीम का सेक्शन है 230 और इधर से 400 इफेक्टिव डेप्थ है और फैक्टर्ड शियर फोर्स है 120, बस बाकी ग्रेड M20 415 FE 250 और यहाँ से हमें टाउ सी की वैल्यू 0.48 दे रही है, कोई बात नहीं। अब हम आते हैं इधर अपने सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई, अल्टीमेट डिजाइन शियर फोर्स दे रखा है 120, ठीक है। अल्टीमेट कैपेसिटी ऑफ द कंक्रीट हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें क्या फार्मूला पता है, टाउ सी बी डी। ओके, क्योंकि जब हम टाउ सी कैलकुलेट करते हैं ना, तो टाउ सी कैलकुलेट करने के लिए हमें बी अपान बी डी करना होता है। बी इज द शियर फोर्स अपान बी डी। तो लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, अल्टीमेट कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट कैलकुलेट कर लेंगे। टाउ सी की वैल्यू हमें 0.48 दे रखी है और जब हम इसमें एरिया से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम जानते हैं कि एरिया हमारा यहाँ पर है कि 230 और 400। जब हम इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 44.16 किलो न्यूटन मिलेगा। तो अल्टीमेट शियर फोर्स टू बी रजिस्टर्ड बाय द शियर रेनफोर्समेंट, तो हम यहाँ पर BUS कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। अल्टीमेट शियर फोर्स टू बी रजिस्टर्ड बाय द शियर रेनफोर्समेंट। तो हमने जो इतना शियर फोर्स जो 44 का शियर फोर्स है, ये तो रजिस्ट हो पा रहा है हमारा कुछ किससे, कंक्रीट से। 120 में से हमारा 44 तक का शियर फोर्स कंक्रीट से रजिस्ट हो गया, लेकिन बचा हुआ शियर फोर्स किससे रजिस्ट होगा, उसमें हमें स्ट्रैप से डालने होंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर जो भी वैल्यू कैलकुलेट करी है 120 में से हम 44.16 घटा देंगे तो जो भी वैल्यू बचेगी 75.84, इसमें हमें स्ट्रैप्स प्रोवाइड कराने होंगे। तो देखिए अब हमारा मिनिमम स्पेसिंग का फार्मूला क्या होता है, वर्टिकल स्ट्रैप्स के लिए 0.87 F/ASB D/B, ठीक है। तो 0.87 की अगर बात करें तो 0.87 अपना चलेगा ही, और F/Y की बात करें तो F/Y स्टिरप्स के लिए 250 था। ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि मेन स्टील के लिए 415, स्टिरप्स के लिए 250 ही है। इनटू ASB की अगर बात करेंगे तो देखो 2 लेग्ड है और स्टिरप्स देखो उसकी डाया की बात करें तो वो है π/4 D² 8 mm डाया। तो ठीक है, तो डाया का स्क्वायर हमने 8 mm कर दिया, इधर हमने π/4 कर दिया। और डी इज द इफेक्टिव डेप्थ की बात करें तो ये 400 हमको दे रखी है। और डिवाइड में अगर हम बात करें BUS, जो हमें अल्टीमेट शियर फोर्स जिसमें हमें स्ट्रेप्स प्रोवाइड कराने हैं वो है 75.84। तो ये जो वैल्यू है आप देख सकते हैं, ये सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी हैं और जो भी वैल्यू हमें मिलेगा यहाँ पर मिनिमम स्पेसिंग वो मिलेगी 115.32। अब देखिए ये वैल्यू हो सकती है या फिर हम ये कर सकते हैं कि 0.75 D 0.75 हमने ले लिया, इसमें आप 400 से मल्टीप्लाई कराइए। ओके, हम इसमें 400 से मल्टीप्लाई कर, या हम बोल सकते हैं कि 300। ओके, अब जब हम इसे 400 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा, 75 दूनी 150, 150 300। तो यहाँ से भी हमें ये वैल्यू 300 के आसपास मिलेगी। तो ये भी 300, ये भी 300 और ये अपनी 115। कौन सा मिनिमम है इन तीनों में, तो ये अपना 115 ही मिनिमम है। तो 115.32 हम 115 बोल सकते हैं। तो वही वैल्यू अपने यहाँ पर सही रहेगी। तो आई होप यहाँ पर अपने कुछ ये मिस्टेक से यहाँ पर 115 हो गया है। आप इसमें ज़रा अच्छी तरह से मल्टीप्लाई करके देखिएगा,
मल्टीप्लाई करके देखिएगा कि यहाँ पर कितना आंसर आ रहा है, 115 आ रहा है, 151 आ रहा है। तो मोस्टली हमें जो है इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके जो भी वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इक्विवेलेंट शियर। ठीक है, तो आप इसका दूसरा पोर्शन देखेंगे। इन एडिशन बीम इज सब्जेक्टिव टू द टॉर्क हुज फैक्टर्ड वैल्यूज इज। टॉर्क इसने दे रखा जिसकी फैक्टर्ड वैल्यू कुछ इतनी है। स्टेप्स हैव टू बी प्रोवाइडेड टू कैरी द शियर फोर्स इक्वल टू। ठीक है, तो हमने देखिए स्टेप्स, तो एक सेकंड के लिए आप यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हैं कि बी इक्विवेलेंट कितना है। ठीक है, तो बी इक्विवेलेंट हम कैलकुलेट करने के लिए जो हमें दे रखा है बी और 1.6 टाउ फैक्टर्ड, जो फैक्टर्ड टॉर्क है अपान बी करेंगे तो 1.6 तो अपना चल ही रहा है। बी अल्टीमेट अपना कितना है भाई, 120 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, इसमें 1.6 ये दे रखा है, फैक्टर्ड टॉर्क अपना दे रखा है 10.90 अपान ये 230 से जब आप यहाँ पर, तो 230 यहाँ पर हो जाएगा, तो चलिए 230 mm है, इसको मीटर में करिए 0.230 करिए। अब आप इसको कैलकुलेटर में रख के पुट करिए तो आप देखेंगे यहाँ पर 75.83 के आसपास ये वैल्यू आएगी। तो जो हम 120 में ये सब जोड़ेंगे तो 195.83 ये वैल्यू आएगी। तो आप देख सकते हैं जो अपना हमने टाउ सी इंटू बी डी करके जो भी निकाला था शियर फोर्स फॉर द कंक्रीट, तो वो था अपना 44.16। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अल्टीमेट शियर टू बी रजिस्टर्ड बाय द स्टेप्स, तो वो कितना शियर है जो रजिस्टर करेगा होगा स्ट्रिप्स के थ्रू। तो देखिए आप यहाँ पर 195.83 रखेंगे और इसमें से जब आप 44.16 को घटाएंगे तो आप देखेंगे 151.67 किलो न्यूटन हमको जो वैल्यू है वो मिलेगी। इतना शियर फोर्स रजिस्ट होगा किसके थ्रू, स्टिरप्स के थ्रू। तो इसमें जो ऑप्शन है वो 151 है। ओके सॉरी, वहाँ पर जो हमने वैल्यू कैलकुलेट करी है 115, तो 115 वाला ऑप्शन आप ऊपर देखिए, ये क्वेश्चन है आपका स्पेसिंग ऑफ द 2 लेग्ड 8 स्टिरप्स। तो वहाँ पर अपना एक क्राइटेरिया सही है, कैलकुलेशन भी सही है। ओके, तो हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले आपको थोड़ा फंडा समझना होगा कि इक्विवेलेंट शियर फोर्स का फार्मूला आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से घुमा रहा है और आपको फार्मूला यही लगवा रहा है। ओके, और एक बात आपको ध्यान रखने वाली ये है कि जो भी हम वर्टिकल स्ट्रिप्स प्रोवाइड कराते हैं कि हाँ जो भी अल्टीमेट दे रखा होता है शियर फोर्स, तो शियर फोर्स में जो कंक्रीट की जो शियर कैपेसिटी होती है हमें उसको घटा देना होता है, फिर बाकी जो शियर कैपेसिटी में हमें स्टिरप्स को प्रोवाइड करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर 2 RCC बीम P and Q each having the section 400 mm the 750 mm effective depth equal to 750 mm doesn't matter. Made with the concrete having the tau C max 2.1 Newton per mm square for the reinforced provided and grade of concrete used doesn't matter. It may we assumed that the tau C 0.75 Newton per mm square डिज़ाइन शेयर इन द बीम, डिज़ाइन शेयर की बात करेंगे बीम में P इक्वल टू दे रखा 400 किलो न्यूटन एंड द बीम Q के लिए P बीम के लिए 400 किलो न्यूटन और जो दूसरी बीम Q है उसके लिए 750। कंसीडरिंग द प्रोविजन ऑफ IS 456/2000 विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट है ट्रू होगा वो हमें देखना है यहाँ पर। ओके, आप यहाँ पर पहला स्टेटमेंट देखिए, शियर रीइंफोर्समेंट शुड बी डिजाइंड फॉर द 175 किलो न्यूटन फॉर द बीम P एंड सेक्शन फॉर बीम Q शुड बी रिवाइज्ड। अगर हम 175 के लिए करेंगे तो हमें सेक्शन को डिवाइड करना होगा। नॉमिनल शियर रीइंफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द बीम P एंड द शियर रीइंफोर्समेंट डिजाइन फॉर द 120। तो चलिए ये सब इसने उन्हें अपनी तरफ से जो भी चीज़ें दे रखी हैं वो तो दे रखी हैं, तो चलिए हम अपनी तरफ से इसकी डिजाइनिंग वाला पोर्शन करते हैं। तो हमें क्या करना भाई, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें क्या करना, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैलकुलेट टाउ सी इंटू बी इंटू डी। टाउ सी की वैल्यू 0.75 दे रखी है और सेक्शन बी डी की बात करते हैं तो 400 और 750 दे रखा है। तो हम
इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर हमें 225 मिलेगा। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की बात करेंगे टाउ सी इंटू कैपिटल बी इंटू डी करना होगा, तो वो भी हमें यहाँ से कुछ ये मिलेगा 202.1 टाउ सी मैक्स की वैल्यू होगी। तो हम यहाँ से मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैलकुलेट कर सकते 630। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डिजाइन शियर इन द बीम पी बीम के लिए जो डिजाइन शियर है वो अपना कितना है भाई 400 किलो न्यूटन दे रखा है। ओके, विच इज लेस देन द मैक्सिमम शियर दैट द कंक्रीट कैन सस्टेन। जो मैक्सिमम शियर है वो भाई अपना है कंक्रीट के लिए 630, और बीम पी के लिए जो शियर स्ट्रेंथ है वो है कितना 400 किलो न्यूटन। तो 400 किलो न्यूटन को बीम बहुत आसानी से सस्टेन कर सकती है, बट डिजाइन शियर इज मोर देन द नॉमिनल शियर ऑफ द 225 किलो न्यूटन। देखिए नॉमिनल शियर यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ दे रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीम क्यू के लिए ये दे रखा है 750। शियर इन्फोर्समेंट इज डिजाइंड फॉर द 400 में से जब हम 225 को घटाएंगे तो हमें 175 वैल्यू मिलेगी। डिजाइन शियर इन्फोर्समेंट इन द बीम क्यू के लिए अगर 750 की बात करेंगे, ये ग्रेटर दैन है किससे भाई, जो अपना 630 निकला उससे भी ज़्यादा। 750 जो है ये इससे भी ज़्यादा है जो 630 अपना निकला है। ठीक है, तो बीम क्यू को तो भाई हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे या रीडिज़ाइन करेंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं डिज़ाइन जो शियर रिइंफोर्समेंट जो बीम पी है, पी में 400 किलो न्यूटन का शियर फोर्स दे रखा है, और कंक्रीट का शियर फोर्स या शियर स्ट्रेंथ वो है 225। तो 400 में से अगर हम 225 को घटाएंगे बचेगा कितना 175। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये सेक्शन उठाना होगा कि शियर रिइंफोर्समेंट शुड बी डिजाइंड फॉर द 175 किलो न्यूटन फॉर बीम पी। बीम पी के लिए हमें 175 लेना होगा, और शियर रिइंफोर्समेंट शुड बी डिजाइंड फॉर द 525 गलत। सेक्शन फॉर द बोथ बीम पी एंड क्यू नीड बी रिवाइज्ड गलत, इनको भी रिवाइज नहीं करना होगा। चलिए और देखते हैं नॉमिनल शियर रिइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड फॉर बीम पी एंड शियर रिइंफोर्समेंट शुड बी डिजाइंड फॉर द 120 गलत। चलिए इसको देखते हैं। शियर रिइंफोर्समेंट शुड बी डिजाइंड फॉर द 150, हाँ ठीक, बीम पी 175 के लिए डिज़ाइन करी जाएगी, एंड सेक्शन फॉर बीम क्यू शुड बी रिवाइज्ड, हाँ बीम क्यू जो है रिवाइज की जाएगी। यह एक क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने अभी कैलकुलेट किया है सेम वैसा ही बोल रहा है कि क्यू की जो डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ है वो 750 है, जो 630 से ज़्यादा है, इसीलिए इसको रीडिज़ाइन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, कंसीडर ए बार ऑफ डायमीटर डी एम्बेडेड इन अ लार्ज कंक्रीट ब्लॉक शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर जो इसमें दिया है उसमें दिख रहा है विद द पुल आउट फोर्स P being applied let the sigma B and sigma S with the bound strength between the bar and concrete and the tensile strength of the bar respectively if the block is held in the position and it is assumed that the material of block does not fail। हमने ये assume कर लिया है कि जो ब्लॉक का मटेरियल does not fail, which of the following options represent the maximum value of P। तो कौन सा ऑप्शन है जो P की मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, आप इसमें देख सकते हैं L जो है ना, L इज़ द एम्बेडेड लेंथ है और P इज़ द फोर्स है। तो मैक्सिमम, तो हम यहाँ से देख सकते हैं मैक्सिमम क्या होगा। यहाँ पर मैक्सिमम पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P हम देखेंगे जो मिनिमम निकलेगी किसकी, जो मिनिमम निकलेगी इस चीज़ की, इसको हम बोल सकते हैं π/4 d स्क्वायर इंटू सिग्मा एस टी। π/4 d स्क्वायर, π/4 d स्क्वायर मतलब दिस इज द एरिया ऑफ बार एंड इस एस टी इज द स्ट्रेंथ इन द स्टील। ओके, इसको ले लिया और πdl इंटू सिग्मा बी ले लिया, πdl इंटू बॉन्ड स्ट्रेंथ को ले लिया। इन दोनों में जो भी वैल्यू मिनिमम होगी उसको हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P बोलेंगे।
ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एज पर द IS 456/2000 द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टाउ BD द 1.2 for the M20 it is increased by the 60% of the HYSD var the development length LD in term of 5 और सिग्मा ST ने 360 बोला है। ठीक है, अब आप देखिए डेवलपमेंट लेंथ क्या कैलकुलेट करना, LD हम क्या जानते हैं, सिग्मा ST 5 अपॉन 4000 अपॉन 4 टाउ BD 4 टाउ BD। तो हमें क्या करना है अब यहाँ पर, इसको जो हमने 4 टाउ बोला है तो 4 टाउ में अगर हम 60% को बढ़ाएंगे तो सिग्मा ST 5 बोलना होगा अपॉन 1.6 इंटू 4 करना होगा और टाउ BD हमें यहाँ पे ये बोलना होगा। ठीक है, तो इसको हम 16 चौक 64 6.4 बोल सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिग्मा ST की वैल्यू है 360 और 5 तो अपना ये दे ही रखा है, तो यहाँ पर ये 6.4 ये आ गया है। टाउ BD की बात करें तो ये दे रखा 1.2। ठीक है, अब हम जब इससे इसको काटेंगे, इससे इसको सबको काटेंगे तो जो भी वैल्यू मिलेगी वो है अपना इतना 46.875। तो आई होप ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान रहा। और टाउ BD की वैल्यू यहाँ पर 1.2 दे रखी है। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, रेक्टेंगुलर बीम ऑफ विड्थ B। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई रेक्टेंगुलर बीम है जिसकी विड्थ 230 mm है और इफेक्टिव डेप्थ यहाँ पर 450 mm है और 4 बार्स ऑफ दी 12 mm डाया 12 mm डाया की 4 बार्स हमने डाल रखी हैं। ग्रेड ऑफ कंक्रीट की अगर हम बात करते हैं तो वो M20 दे रखा है। ग्रेड ऑफ स्टील Fe 500 दे रखा है। गिवन फॉर द M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट द अल्टीमेट शियर स्ट्रेंथ टाउ UC की वैल्यू यहाँ पर 0.36 बोल रही है और परसेंटेज ऑफ स्टील P इक्वल टू 0.25 दे रखा है। टाउ UC की वैल्यू है यहाँ पर देख सकते हैं 0.48 एंड परसेंटेज ऑफ स्टील देखिए इतनी वैल्यू के लिए परसेंटेज ऑफ स्टील कितनी है 0.25 और टाउ UC की वैल्यू को 0.48 आती है, उसके लिए परसेंटेज ऑफ स्टील 0.5 मतलब 50% इफेक्टेड शियर फोर्स ऑफ द 45 किलो न्यूटन दे रखा। डायामीटर ऑफ द Fe 500 स्टील 2-legged स्ट्रप्स टू बी यूज्ड एट द स्पेसिंग ऑफ 375 mm शुड बी। तो ये बोल रहा है ना कि जो हमने Fe 500 ग्रेड का स्टील का स्ट्रप जो हमने यूज किया है अगर वो 375 mm की स्पेसिंग पर डाला जाता है तो ठीक है, तो उसका डायामीटर क्या होगा, तो ये हमें कैलकुलेट करना उसका डायामीटर। ओके, तो फिर चलिए हम इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है, आप देख सकते हैं कि बीम का सेक्शन ये दे रखा है, विड्थ इसकी 230 mm है और 450 mm इसकी इफेक्टिव डेप्थ है और 4 सरियाँ डाली गई हैं 12 mm डाया की। अब हमें इसमें क्या बोला है कि अगर हम टाउ UC या टाउ C की बात करेंगे 0.36 तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ स्टील है कितना 25%। अगर हम बात करेंगे टाउ UC की 48% तो यहाँ 48 न्यूटन पर mm², तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ स्टील है 50%। अब आप देखेंगे फैक्टर्ड शियर फोर्स यहाँ पर 45 किलो न्यूटन दे रखा। फैक्टर्ड शियर फोर्स मीन्स BU आपको ये दे रखा है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, अब आपको कैलकुलेट करना टाउ B की वैल्यू BU/BD करके। BU की वैल्यू हमें पता है कि 450 दे रखी है, नहीं 45 दे रखी है। आप इसको किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज करिए और यहाँ से 230 450
ये आप यहाँ पर इसका एरिया लीजिए। जब आप एरिया लेंगे और इस सब को जब डिवाइड करेंगे आपको वैल्यू 0.4348 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब आपको यहाँ से परसेंटेज ऑफ स्टील कैलकुलेट करना होगा। तो परसेंटेज ऑफ स्टील कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे भाई, ओके, परसेंटेज ऑफ स्टील कैलकुलेट करने के लिए आप P इक्वल टू जो AST है अपान BD करेंगे और इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो AST की अगर बात करें तो जो सरियाँ कितनी है भाई, 4 सरियाँ हैं π/4 इंटू 12 mm की, अपान BD की बात करेंगे तो 230 और यहाँ पर 450 मिल जाएगा। ओके, अब आप यहाँ पर देखेंगे इसकी वैल्यू, परसेंटेज स्टील की वैल्यू कितनी है, 43%, 43.75%। अब आप देख सकते हैं भाई परसेंटेज स्टील किसके बीच में है, 25% और 50% के बीच में है अपने परसेंटेज ऑफ स्टील। तो आपको यहाँ पर टाउ सी की वैल्यू कुछ दे रखी है, एक सेकंड, आपको टाउ सी की वैल्यू एक तरफ दे रखी थी 0.36 और एक दे रखी थी टाउ सी की वैल्यू 0.48 और परसेंटेज ऑफ स्टील यहाँ पर 0.25 थी और यहाँ पर 0.5 थी। जो अपनी यहाँ पर परसेंटेज ऑफ स्टील आई है, पी की वैल्यू जो भी यहाँ पर आपकी आई है वो आई है 0.43, ओके, 0.437 के आसपास आपकी ये वैल्यू आई है। अब आप देख सकते हैं, अब इंटरपोलेशन देखिए इन दोनों के बीच में ये वैल्यू लाई कर रही है। अब इंटरपोलेशन आपका लगेगा 25% और 43% के बीच में। अब ऊपर वाली चीज़ में आपका इंटरपोलेशन लगेगा। अब टाउ सी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है 43% के लिए। तो देखिए अब आप यहाँ पर करेंगे क्या, अब आपको क्या करना है, अब आप देखिए ये 0.36 आप वैल्यू लेंगे, ओके, 0.36 आप यहाँ पर ये वैल्यू लेंगे। अब आप यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे किस किस के बीच में। अब आप यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे जो ऊपर ये टाउ सी है और ये वाला टाउ सी है, इनके बीच में आप डिफरेंस देखेंगे। तो इनके बीच में जो डिफरेंस मिल रहा है आपको वो मिल रहा है 0.12 का, ठीक है। तो आपने अब यहाँ पर 0.12 का डिफरेंस ये लिया है अपान आप स्टील के एरिया ऑफ स्टील की बात करेंगे तो वो आपको एरिया ऑफ स्टील आपको ये मिलेगा, ओके। अब आप यहाँ पर देखेंगे 0.43 में से आप इसको घटा दीजिए, जो भी मिलेगा आप उसकी इससे मल्टीप्लाई कराइए और आपको जो मिलेगी टाउ सी की वैल्यू वो है 0.45 न्यूटन पर एम स्क्वायर। इंटरपोलेशन का फार्मूला कुछ यही होता है और इसी तरह से आपको इसको इंटरपोलेट करना होगा इस वैल्यू को, इसीलिए वहाँ पर उसने 2 वैल्यू दे रखी थी। बाकी वैसे क्वेश्चन पूछने का उसका कोई मकसद नहीं था, उसका मकसद था कि आप इंटरपोलेशन जानते हैं या नहीं। तो देखिए आपने यहाँ से टाउ सी की वैल्यू निकाली। अब आप यहाँ पर टाउ बी माइनस टाउ सी करेंगे। जब हम टाउ बी और टाउ सी करेंगे तो 0 से कम आ रही है, इसके आसपास ये वैल्यू मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर टाउ बी की वैल्यू मिल रही है हमें 0.43 और टाउ सी की वैल्यू मिल रही है 0.45। 43 में से 0.45 घटाएंगे तो कितना मिलेगा भाई, 0 से कम ही मिलेगा। तो मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड है, ऐसा हमको पता चल रहा है। मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट गिवन बाय द फार्मूला, ओके। अब हम यहाँ पर देखेंगे मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट कितना दिया जाएगा। तो मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट करने के लिए हमको एक फार्मूला मालूम है कि एस बी इक्वल टू हमें मालूम था 0.87 एफ बाई ए एस बी अपान 0.4 बी, ओके। तो हम क्या करें, अगर हमको यहाँ से एस बी मिल जाता है, ए एस बी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें एस बी की वैल्यू 375 दे रखी है, ओके। हम ये सब वैल्यू पुट करने के बाद हम यहाँ से ए एस बी कैलकुलेट कर पाएंगे, ओके। तो ए एस बी की हम वैल्यू जो मिल रही है वो है 82.814। ये हमने सारी वैल्यू पुट कर दी हैं। 0.4 एस बी की वैल्यू 325 रख दी है और बी की वैल्यू 230 रख दी है 0.87
और एफ वाई की वैल्यू 415 पुट कर दी, हमको यहाँ पर मिली 82.814। तो देखिए हम 2 लेग्ड स्ट्रैप है तो π/4 इंटू अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ से हमें 82.814 जो वैल्यू मिल रही है, अब हम यहाँ से 5 कैलकुलेट करेंगे, वो मिलेगा 7.24 7.24 या 26 नहीं, हमें यहाँ पर इसका अप्रोक्सीमेट डाया 8 mm लेना होगा, क्योंकि हमारे जो स्टेप्स बनते हैं 6 mm और 8 mm के बीच बनते हैं। अब हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ डिफॉर्म्ड reinforcement bar can be expressed as the 1/k sigma st phi upon tau vd from the IS 456-2000 value of k can be calculated by। तो देखिए हम क्या जानते हैं भाई, अगर डिफॉर्म्ड बार है तो हमारा फार्मूला बेसिकली क्या, सिग्मा st phi अपॉन 4 tau vd। 4 tau vd हमने ये कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि डिफॉर्म्ड बार है तो हम 60% और बढ़ा लेंगे, तो 1.6 इंटू 4 करेंगे तो 6.4 मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, 1/6.4 हमने ये कर दिया, और यहाँ से हमने सिग्मा st phi अपॉन 4 tau vd हमने ये कर लिया है। अब हमें क्या देखने में, ये जो चीज़ है इसको हम 1/k बोल सकते हैं, तो यहाँ पर k मिलेगा 6.4। ओके, तो k की जो वैल्यू है वो अपनी 6.4। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि अभी ये सोल्यूशन हमने देखा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इक्वल टू द टेंसाइल फोर्स ऑफ स्टील, तो इस तरह से इन्होंने क्या निकाला है। अगला क्वेश्चन है इन द शियर डिजाइन ऑफ आरसी बीम अदर देन द अलाउबल शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टाउ सी देयर इज आल्सो एन एडिशन चेक suggested in the IS 456-2000 with the respect to maximum permissible shear stress tau c max. The check tau c max is required to take care of. तो टाउ सी मैक्स की चेकिंग हम किसके लिए करते हैं, तो टाउ सी मैक्स की चेकिंग हम करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ क्रशिंग ऑफ कंक्रीट बाय द डायगोनल कंप्रेशन। जो डायगोनल कंप्रेशन होता है हम देखते हैं कि उसके थ्रू कहीं कंक्रीट की क्रशिंग तो नहीं हो जाएगी, तो पॉसिबिलिटी ऑफ क्रशिंग ऑफ कंक्रीट बाय द डायगोनल कंप्रेशन के लिए हम टाउ सी मैक्स की चेकिंग करते हैं। ओके, इन द shear design of RC beam other than the allowable shear strength of concrete tau c there is also an addition check suggested in the IS 456-2000 with respect to the maximum permissible shear stress tau c max. The check tau c max is required to take care of possibility of crushing of concrete by the diagonal compression. अगला क्वेश्चन एज पर IS 456-2000 द डिजाइन ऑफ reinforced concrete beam maximum allowable shear stress tau c max depends upon the grade of concrete and grade of steel. Grade of concrete only, grade of steel only, grade of concrete and percentage of reinforcement. तो यहाँ से हमें मिलेगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट ओनली। ओके, तो आप यहाँ से देख सकते हैं IS 456-2000 ने जो डिजाइन रीइंफोर्समेंट कंक्रीट बीम के लिए मैक्सिमम अलाउबल शियर स्ट्रेस टाउ सी मैक्स की जो बात करी है, तो टाउ सी मैक्स किस पे डिपेंड करता है, केवल कंक्रीट के ग्रेड पर ही डिपेंड करता है। ओके, थैंक यू। ओके, तो फिर अभी हमने ये टोटल कंप्रेसिव फोर्स कैलकुलेट कर लिया है। इंडिया पाकिस्तान का गेम, ये हमने टोटल कंप्रेसिव फोर्स कैलकुलेट कर लिया 0.4786 FC के B इंटू XU मिलेगा, तो यहाँ से हमें XU ही कैलकुलेट करना है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना, न्यूट्रल एक्सिस पे क्या करना होता है ना, तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स और टोटल टेंसाइल फोर्स, तो टेंसाइल फोर्स क्या होगा 0.87 FY/AST ये होता है। ठीक है, तो हमें फॉर द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस टोटल कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स, इनको बराबर करना होगा। ओके, हमें यहाँ पर टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स दोनों बराबर कर दिए हैं। अब देखिए FCK की वैल्यू M20 की बात हमने करी थी, B जो सेक्शन है वो 300 दे रखा था, विड्थ ऑफ दी बीम हमें दे रखी 300, और XU हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना। अब इक्वल टू हमें 8.87 FY जो 415 दे रखी थी, और AST मतलब 3 बार्स थी 60 M डाई की, तो 5/4
इंटू 16 का स्क्वायर इंटू यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर कुछ ये जब हमने दोनों चीज़ें लिखी हैं और जब हमने इनका सोल्यूशन किया है तो जो भी वैल्यू हमें मिली है वो एक्स यू की वो है 75.84 कह सकते हैं 76 mm। ओके, अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस obtained as IS 456-2000 differs from the depth of neutral axis obtained by the। तो देखिए अगर हमें क्या करना है, जब हम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करना है, जब हम IS 456-2000 वाला ही कोडल प्रोविज़न यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 लिया था, यहाँ पर हम 1.5 लेंगे, 1.5 लेंगे और हम ये वाला डायग्राम अब की बार यूज करेंगे। तब देखिए कि हमें यहाँ पर क्या वैल्यू मिल पा रही है। तब हमें यहाँ पर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मिलेगा। देखिए टोटल कंप्रेसिव फोर्स 0.36 एफ के बीन टू एक्स और टोटल टेंसाइल फोर्स 0.87 है बाई EST। तो यहाँ से जब हम इन दोनों को बराबर करेंगे कंप्रेसिव फोर्स टेंसाइल फोर्स को, तो हमें यहाँ पर एक्स यू की वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी 100.82 मतलब 101 mm। डिफरेंस बिटवीन द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेटेड एज पर गिवन द स्टेन कर्व and the depth of neutral axis calculated by the IS 456-2000 is given by the। तो देखिए जो हमने कैलकुलेट करी थी 456 वाले तरीके से तो हमें मिली थी 101, और जब हमने ये देखी थी जो गिवन स्टेन कर्व था उससे मिली 76। तो हम यहाँ पर डिफरेंस देख पा रहे हैं वो है 75 mm नहीं 25 mm। तो देखिए यहाँ पर जो 25 mm वाला ऑप्शन है वो हमें यहाँ पर लगाना है, और यहाँ पर जो भी है 76 mm में इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। अगला क्वेश्चन, इफ द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट एफसी इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन द 50% ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल द एक्सप्रेशन फॉर द एफसी के इन टर्म ऑफ मीन स्ट्रेंथ एफ फ्रॉम द स्टैंडर्ड डेविएशन एस वुड बी। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या फार्मूला है, एफ एम टारगेट मीन स्ट्रेंथ एंड स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या लगाना होगा, तो इस सिचुएशन 50% की अगर हम बात करते तो यहाँ पर हमें एफएम के बराबर ही करना होगा। ओके 50%, ओके वहाँ पर 5% 95% की बात होती थी, यहाँ पर हम 50% की बात करें। देखिए एज पर IS 456-2000 द लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ द फ्लेक्सुरल मेंबर स्ट्रेन इन द रीइंफोर्सिंग बार अंडर द टेंशन एट अल्टीमेट स्टेट शुड नॉट बी लेस देन। अल्टीमेट स्टेट में शुड नॉट बी लेस देन द फ्लेक्सुरल मेंबर स्ट्रेन रीइंफोर्सिंग बीम अंडर द टेंशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें ऑप्शन डी लेना होगा। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द कंपैक्शन फैक्टर फॉर द फ्रेश आर द ग्रीन कंक्रीट। जो ग्रीन कंक्रीट होती है, फ्रेश कंक्रीट होती है, वहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कंपैक्शन फैक्टर शुड बी। कंपैक्शन फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर क्या होने वाली है, आप इसका आंसर हमें करिएगा। इसका आंसर आप करिएगा कंपैक्शन वैल्यू की मैक्सिमम कंपैक्शन फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू ग्रीन कंक्रीट के लिए क्या होती है, इसका आंसर हमें चाहिए कमेंट बॉक्स में। ओके, और अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। बाकी आप यहाँ पर कुछ ये देख सकते हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेन होती है कंक्रीट कंप्रेशन में होती है 0.0035 और टेंशन जोन में होती है कुछ ये Fy/1.15 ES + 0.002, और ये जो आप देख रहे हैं D-0.42 x ये होता है लीवर आर्म। ओके, अगला क्वेश्चन है अनफैक्टर्ड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट ए सेक्शन ऑफ द रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्रेम एनालिसिस आर द 50, 80 and the 120, 180 kilonewton meter under dead load, live load, wind load and the earthquake load respectively. The design moment as per the IS 456-2000 for the limit state of the collapse। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलेप्स के लिए हमें डिजाइन मोमेंट यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना होगा, क्या मिलेगा। तो देखिए विंड लोड अर्थक्वेक लोड की बात करते हैं। विंड लोड अर्थक्वेक लोड डज नॉट इफेक्ट साइमल्टेनियसली, कभी कभी भी साइमल्टेनियसली इफेक्टेड नहीं होते हैं। तो डिजाइन मोमेंट व्हेन विंड लोड इफेक्ट कंसीडर्ड, जब हम विंड लोड इफेक्ट को कंसीडर करते हैं तो डिजाइन मोमेंट क्या होगा। तो यहाँ पर आपको 1.2 ले लेना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं, यहाँ पर वो फैक्टर ले लेना पार्शियल
सेफ्टी फैक्टर लेना है 1.2 और DL प्लस LL प्लस विंड लोड दोनों को ले लेना और सबको जोड़ देना है। डिजाइन मूवमेंट बिहाइंड द अर्थक्वेक कंसीडर्ड, तो यहाँ पर डेड लोड, लाइव लोड, अर्थक्वेक लोड हमें यहाँ ले लेना है। अब पहले हमने क्या किया, पहले हमने विंड लोड को लिया, अब हमने अर्थक्वेक लोड को लिया। हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर 300 वैल्यू मिली, यहाँ पर 372 मिली है। तो जो भी वैल्यू यहाँ पर हम देख सकते हैं मैक्सिमम होगी, हमें उसे ही लेना होगा। तो 372 इज द आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। व्हाइल द डिजाइनिंग फॉर द स्टील कॉलम की हम डिजाइनिंग कर रहे हैं फॉर ऑफ Fe 250 ग्रेड ऑफ द बेस प्लेट रेजिस्टिंग ऑन अ कंक्रीट पेडेस्टल ऑफ द M20 ग्रेड। द बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट क्या होगी भाई, बियरिंग स्ट्रेंथ कंक्रीट ऑफ द बीम FVR, तो यहाँ पर होती है 0.45 FCK, 0.45 FCK। तो 45 तो अपना है, FCK वैल्यू 20 रख देंगे तो आ जाएगा 9, ठीक है, 9 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 9 MPa बोल सकते हैं। परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेंथ 0.45 FCK। नेक्स्ट, टारगेट मीन स्ट्रेंथ FCM फॉर द कंक्रीट मिक्स डिजाइन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ FCK, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FCK एंड द स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्मा। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे हैं और स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करते हैं, तो यहाँ पर टारगेट मीन स्ट्रेंथ का फार्मूला होता है FCK प्लस 1.65 इंटू सिग्मा। ओके, दिस इज द टारगेट मीन स्ट्रेंथ। अगला क्वेश्चन, ओके, अगला क्वेश्चन है फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है तो उसके लिए फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या होगी, तो FCR का फार्मूला तो 0.7 और रूट FCK की वैल्यू 25, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, 7 इंटू 5 की मल्टीप्लाई करेगी 3.5 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। द मॉडल वेलोसिटी इक्वल टू 5000 रूट FCK वेयर द FCK कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट स्पेसिफाइड IS 456/2000 इज बेस्ड ऑन द टेंजेंट मॉडुलस, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस या फिर सेकंड मॉडुलस या फिर कॉर्ड मॉडुलस। तो यहाँ पर आएगा ना इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस नहीं, यहाँ पर सेकंड मॉडुलस हम कंसीडर करते हैं इस सिचुएशन में। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इन अ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट section stress at the extreme fiber in the compression 5.8 MPa, the depth of neutral axis in the section is 58 mm and the grade of concrete is M25, assuming the linear elastic behavior of the, assume कर रहे हैं भाई linear elastic behavior of concrete, the effective curvature of the section। तो पहले तो आपको पता करना होगा कि कर्वेचर होता क्या। कर्वेचर होता है 1/r, 1/r को हम कर्वेचर बोलेंगे, r को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो हम क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि M/I इक्वल टू सिग्मा अपान बाई इक्वल टू E/r। तो हमें 1/r कैलकुलेट करना है, मोमेंट का तो कोई हमें लिंक दिया नहीं है। 1/r इक्वल टू सिग्मा अपान E इंटू बाई, सिग्मा इंटू 1 कर सकते हैं। तो सिग्मा की वैल्यू 5.8 दे रखी है, ठीक है। और अगर हम बाई की बात करेंगे तो बाई की वैल्यू हमें दे रखी है XU मतलब 58, न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस 58। और ई की बात करें यार, ई क्या होगा, ई का फार्मूला हमारा होता है 5000 रूट FCK रूट में। ओके, तो FCK की वैल्यू हमें 25 रखनी होगी और ये इधर 5000 चल रहा है, तो यहाँ पर 25000 मिलेगी हमें ये सब वैल्यू। ई की वैल्यू हमें 25000 मिल पा रही है। और हम यहाँ पर देखेंगे कि 5.8 अपना ये चल रहा है और नीचे 58 ये चल रहा है, इधर 25000 चल रहा है, तो 4 × 10⁻⁻6 पर mm कर्वेचर इतना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपोजिशन ऑफ एयर एंट्रेंड कंक्रीट इज गिवन बिलो द वाटर 184 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, OPC सीमेंट की बात 360 kg पर मीटर क्यूब, सैंड दे रखी है 606 मतलब 606 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, कोर्स एग्रीगेट 1155 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अज्यूम द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द OPC इज द 3.14, सैंड की बात करें 2.65 और कोर्स एग्रीगेट की 2.74 रिस्पेक्टिवली। द एयर कंटेंट इज कितना लीटर पर मीटर क्यूब, कितना भाई होगा एयर कंटेंट। तो देखिए, तो आपको वेट ऑफ दी लेना है, वॉल्यूम ऑफ एयर एंट्रेंड कंक्रीट इज यूनिटी, वॉल्यूम होता है एयर एंट्रेंड कंक्रीट का कितना भाई यूनिटी,
हमने मान रखा है। अब देखिए कंक्रीट में क्या क्या है भाई, कोर्स एग्रीगेट, वेट ऑफ मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट अपान क्या लेना, हमें इस सब चीज़ों का वॉल्यूम लेना है। ओके, तो मास ऑफ द कोर्स एग्रीगेट अपान द डेंसिटी, मास ऑफ द फाइन एग्रीगेट अपान डेंसिटी, मास ऑफ द ये सीमेंट है यहाँ पर, ये फाइन एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट है, और यहाँ पर वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ एयर। ओके, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कितना था भाई, 368 था सीमेंट, इतना ग्राम सीमेंट था, उसकी डेंसिटी भाई रो की अगर बात करें 314, 3.14 स्पेसिफिक ग्रेविटी थी इसमें। जब आप इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 1000 से तो कुछ इतना मिलेगा, 3140 मिलेगा। तो 606 फाइन एग्रीगेट था, और इसमें हमने कुछ ये किया है कोर्स एग्रीगेट, इसमें कुछ ये किया है। वेट ऑफ वाटर की बात करें तो 184 ग्राम था वाटर, 184 ग्राम नहीं, यहाँ पर इतना किलोग्राम था वाटर भाई, इतना किलोग्राम था, किलोग्राम में बात हो रही है। और बी एयर की बात करें, एयर कंटेंट, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट प्लस हमने इतना कर दिया, सब कुछ हमने ले लिया है। एयर इंटेंड कंक्रीट जो होती है उसका हमने टोटल वॉल्यूम लिया है यूनिटी, तो वॉल्यूम ऑफ एयर हमने यहाँ पर बी कर दिया है। अब देख सकते हैं आप, इन सबको जोड़िए, इन सबको जोड़िए, डिवाइड करिए जो भी चीज़ है, और उसको 1 में से घटाइए। तो ठीक है, हमने ये सब वॉल्यूम लिया है, और यहाँ से जो भी हमने इन सबको जोड़ करके 1 में से घटाया है, तो वो वैल्यू मिली है 0.0503, और जब हम इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 50.3 लीटर पर मीटर क्यूब, 50.3 लीटर पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, कंसीडर द सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम सेक्शन गिवन बेलो, stress block parameters for the cross section IS 456/2000 are also given below the right figure. Moment of resistance for the given section by the limit state method is, कितना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा, इसमें आप देख सकते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो पहले तो आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, देखिए ये आपसे सेक्शन दे 4.6 0.42 XU, और ये 0.36 कंप्रेसिव फोर्स है, ये टेंसाइल फोर्स, ये XU मैक्स है, और यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील आपको ये दे रखी है, और सेक्शन देख सकते हैं इतनी, इसकी 300 इफेक्टिव डेप्थ है, 200 ये कुछ दे रखा है। चलिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का थोड़ा भूमिका बनाते हैं। पहले हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना होगा, पहले हमें कैलकुलेट करना कंप्रेशन और टेंशन को बराबर करना होगा, और एक्स कैलकुलेट करना है, देखना होगा सेक्शन कैसा है, बैलेंस सेक्शन है, अंडर है, ओवर है। तो देखिए हमने AST कैलकुलेट कर लिया, कुछ यहाँ पर 452 आया है, क्योंकि जब π/412 की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू मिलती 314। ओके, 313 पॉइंट समथिंग आती है, तो उसको हम 314 बोलते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सयू लिमिटिंग का फार्मूला होगा 0.48 × 300। ठीक है, हम इस तरह से करेंगे तो 144 आएगा, लेकिन हमें यहाँ पर एक्सयू कैलकुलेट करना 0.87/ST अपन 0.36 FC × B रखेंगे तो 90 आएगा। तो 90 की वैल्यू एक्सयू लिमिटिंग से कम है, एक्सयू की वैल्यू एक्सयू लिमिटिंग से कम है, तो यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि एक्सयू लिमिटिंग ग्रेटर देन दिस इज द अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। तो अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, MO मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला 0.36 FC के B × XU की वैल्यू हमें वही लगानी होगी 90.73, D - 0.42 XU, दिस इज द लीवर आर्म, तो यहाँ पर भी हमें XU की वैल्यू लगानी 90.73, तो हमें जो भी फार्मूला मिलेगा वो मिलेगा 42.7708 kN मीटर। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट स्टेट डिजाइन एज पर IS 456/2000, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर ऑफ स्ट्रक्चर के फेल्योर की प्रोबेबिलिटी मिलती है हमें यहाँ पर। ठीक है, तो 0.975 आप देख सकते हैं यहाँ पर अपना आंसर। फॉर द M25 कंक्रीट द क्रीप कोफिशिएंट 1.5 द लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी। तो लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, E थीटा इक्वल टू EC/1 + थीटा। ठीक है, EC/1 + थीटा, तो EC हम क्या देखें 5000 रूट FC के, अपना यही होता है 5000 रूट FC की बात करें 25/1 + थीटा की बात करेंगे तो
करीब कैपेसिटेंस 1.5 या 2.5 आ जाएगा यहाँ पर। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ये जो हमने निकाला है 5000 रूट एफ सी के हमने किया है, तो यहाँ पर 5 आएगा, 25 ये हो जाएगा ना, 25,000 ये हो जाएगा यहाँ पर। और 25,000 जो हो जाएगा उसको हम 2.5 से डिवाइड करेंगे, कितना बचे 10,000 बचेगा ना। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या बात करी थी, ये ऊपर वाला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट लिमिट स्टेट डिजाइन एज पर IS 456-2000 प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर ऑफ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के फेल्योर की प्रोबेबिलिटी, देखिए स्ट्रक्चर कैसे फेल्योर हो सकती है। स्ट्रक्चर फेल्योर हो सकती है जब लोड एक्सीड्स द डिजाइन लोड, जब लोड डिजाइन लोड से ज़्यादा हो जाए, या स्ट्रेंथ लेस देन द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है उससे कम हो जाए हमारी स्ट्रेंथ। बोथ, कभी कभी ये भी हो सकता है भाई, बोथ लोड एक्सीड्स एंड द डिजाइन लोड एंड द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ लेस देन द कैरेक्टर एंड जो हमारी स्ट्रेंथ है वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से कम हो जाए। दोनों क्राइटेरिया हो सकते हैं, या फिर ये या फिर ये, पहला ये फिर दूसरा ये फिर ये दोनों। तो देखिए इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेंथ लेस देन द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज 5%, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर इज। तो देखिए पहले क्या बना था, पहले हमने लोड की बात करी थी, फिर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की बात करी थी, फिर हमने दोनों की बात करी। तो दोनों को हमने ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर हमने जो कैलकुलेट करी वो कुछ ये नहीं आ पा रही है। ओके, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द IS 456-2000 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्सिव बैलेंस फॉर द बैलेंस्ड रीइंफोर्स्ड सेक्शन इज करेक्टेड। ठीक है, तो रीइंफोर्स्ड सेक्शन एक्सिव बैलेंस की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो एक्सिव बैलेंस के लिए हमारा फार्मूला होता है ना 700D अपान 1100 प्लस 0.87 FY। तो हमें यहाँ पर देखने क्या मिला, FY मतलब स्टील का ग्रेड मिल रहा है। तो एक्सिव बैलेंस की बात करें केवल स्टील पे डिपेंड करेगा। ओके, तो केवल स्टील पे डिपेंड करेगा, ग्रेड ऑफ स्टील पे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करिए। लेट द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बी डिफाइंड एज द वैल्यू बिलो विच नॉट मोर देन द 50% ऑफ रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फेल। अज्यूम द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4, टारगेट मीन स्ट्रेंथ टू कंसिडर्ड इन द मिक्स डिज़ाइन ऑफ M25 ग्रेड कंक्रीट। तो M25 ग्रेड कंक्रीट के लिए अगर 50% की अगर हम बात करते तो वहाँ पर वही चीज़ रहेगा, 25 ही यहाँ पर इसका आंसर करेक्ट रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं 50% की बात करते तो इस सिचुएशन में FCK इक्वल टू द FM टारगेट मीन स्ट्रेंथ। FCK इज द वैल्यू बिलो विच नॉट मोर देन द 50% आर टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड। देन द FM इक्वल टू द FCK टारगेट मीन स्ट्रेंथ इक्वल टू द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अगर 50% की बात करें तो ये टारगेट मीन स्ट्रेंथ इक्वल टू द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बराबर हो जाती है। तो वहाँ पर यही फार्मूला, यही वैल्यू करेक्ट रहेगी। और लिमिट स्टेट डिज़ाइन में अभी हमने देखा था कि लिमिट स्टेट डिज़ाइन जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें क्या क्या था, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम के लिए कुछ ये क्राइटेरिया होता है। ठीक है, ओके, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम को अगर हम लिमिट स्टेट मेथड से डिज़ाइन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रेन है टेंशन जोन में, कंप्रेशन जोन में मैक्सिमम स्ट्रेन है। तो ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ये डायग्राम हमें आता है तो हम यहाँ से आधा क्या पूरा ही प्रोसीजर सॉल्व कर सकते हैं। RCC हमारी पूरी यहीं से कवर आ सकती है, कवर में आ सकती है। ठीक है, अब आप लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, एक्सिव बैलेंस की अगर हम बात करें तो देखिए कुछ यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। बाकी आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से, ग्रेड ऑफ स्टील के हिसाब से आपको यहाँ पर वैल्यू एक्सिव लिमिटिंग की दे रखी है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं किस तरह से कैलकुलेट करते हैं बैलेंस सेक्शन अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन के लिए। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आप देख सकते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं, कुछ आपका फार्मूला ये रहता है। सम स्पेशल केसेस कुछ इस तरह से मिलती हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या है कि बहुत से क्वेश्चंस देखे हैं, बहुत से हमने क्वेश्चंस देखे हैं RCC के जो पहले चैप्टर से बिलोंग करते थे। ओके, जो हमने पहला सेक्शन कवर किया है, पहला जो हमने लेक्चर बनाया है उसमें हमने केवल थ्योरी पार्ट की बात करी थी।
हमने न्यूमेरिकल पार्ट की बात नहीं करी थी, तो हम इसमें न्यूमेरिकल पार्ट्स की बात कर रहे हैं। तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस को कवर किया है वो अगर आपको समझ आया है तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बाकी आप रेडी हो जाइए नेक्स्ट पोर्शन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं।